हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 7th चैप्टर निर्देशन या डायरेक्टिंग का अगला टॉपिक देख रहे हैं, निर्देशन के तत्व। और निर्देशन के तत्व हमने पहले देखा है कि कुल 4 तत्व हैं: पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण, जिनमें से हम पर्यवेक्षण पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हमको अभिप्रेरण पढ़ना है। अभिप्रेरण भी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अभिप्रेरणाओं के प्रकार। तो अभिप्रेरणा का एक छोटे से इसमें बता दे रही हूँ, अभिप्रेरणा क्या है। तो अभिप्रेरणा यानी अपने अधीनस्थों को काम करने के लिए प्रेरित करना। तो किन किन प्रकारों से अपने अधीनस्थों को काम करने के लिए प्रेरित करके लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, यहाँ पर हम अभिप्रेरणाओं के प्रकार देखते हैं। तो अभिप्रेरणाओं के मुख्य रूप से 2 प्रकार है: मौद्रिक अभिप्रेरणाएं और अमौद्रिक अभिप्रेरणाएं। मौद्रिक अभिप्रेरणाएं यानी जब मुद्रा के द्वारा किसी को प्रेरित किया जाता है कार्य करने के लिए, तो वो मौद्रिक अभिप्रेरण कहलाता है। ये प्रेरणाएं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। यदि किसी भी प्रकार के पुरस्कार या कार्य में कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं होता है, तो उसे मौद्रिक या अमौद्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणाओं को देकर देखा जाता है कि वो किस प्रेरणा से अभिभूत होकर अपना अच्छा कार्य देता है। तो मौद्रिक प्रेरणाओं में किन किन प्रेरणाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो पहली है अधिक समय वेतन। कर्तव्य के घंटों के अतिरिक्त यदि कार्य करते हैं मजदूर, तो उनको अधिक समय देने के लिए वेतन देना चाहिए, ताकि उनको और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे। तो अधिक समय वेतन यानी यदि वो ओवर टाइम करते हैं, तो उस ओवर टाइम के बदले उन्हें वेतन का कुछ अंश बढ़ाकर दिया जाना चाहिए। फिर दूसरा है सेवानिवृत्ति पर लाभ। सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्जित अवकाश आदि का लाभ प्रदान कर भविष्य की चिंता से मुक्त किया जाता है। और चिंता मुक्त जब कर्मचारी होता है, तो वो समर्पण भाव से और निष्ठा से कार्य करता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात जब उसको अपना भविष्य स्थायी, स्थिर और बिना कष्ट का दिखाई देता है, तो वो वर्तमान समय में ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाता है। फिर है पर्याप्त वेतन। किसी भी उपक्रम में वेतन ये एक बहुत मुख्य घटक है। यदि समय समय पर वेतन मिले और समय पर वेतन वृद्धि हो, तो कर्मचारी पूर्ण कर्तव्य की भावना से कार्य करता है। फिर है बोनस। बोनस एक प्रकार का उपहार या पुरस्कार होता है। जब उपक्रम लाभ में जाता है, तो स्वामी प्रसन्न होकर अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरणा के लिए बोनस की घोषणा करते हैं। जैसे सामान्यतः दिवाली के समय बोनस दिया जाता है, यानी अच्छा कार्य करने के लिए सभी कर्मचारियों को एक राशि प्रशंसा के तौर पर दी जाती है, जिस कारण से बोनस प्राप्त होने के बाद कार्य करने में और रुचि लेने लगते हैं। फिर है अनुलाभ। अनुलाभ यानी मुफ्त किराए का मकान या कार या निःशुल्क चिकित्सा, इन सुविधाओं को प्रदान करना, जिससे सुविधाएं प्राप्त करके कर्मचारी खुश होता है और अच्छे से कार्य करने लगता है। अगला है वेतन का समय पर भुगतान। ये सबसे बड़ा प्रेरणा है, सबसे बड़ी प्रेरणा है। यदि कार्य करने के बाद वेतन तुरंत एक निश्चित तिथि को मिलता रहे, तो निश्चिंत होकर कर्मचारी अच्छे से कार्य करता है। फिर है समूह बीमा। समूह बीमा यानी पूरे समूह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरे समूह का बीमा करवाया जाता है, और उस बीमा के कारण भी उसकी कर्मचारी की कार्य शक्ति और क्षमता और
गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फिर अगला है ऋण सुविधा। कर्मचारियों को मकान, कार लेने या अन्य किसी भी निजी कार्य के लिए बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये भी एक प्रेरणा का कार्य करता है। अब हम अगला देखते हैं अभिप्रेरणाओं के प्रकार में दूसरा प्रकार है अमौद्रिक प्रेरणाएं। अमौद्रिक प्रेरणाएं का मतलब है कि इनमें मुद्रा से संबंधित प्रेरणाएं नहीं दी जाती हैं। इसमें पैसों का या बोनस हो गया या वेतन संबंधित, पैसों संबंधित कोई भी प्रेरणा नहीं दी जाती है। ये मानसिक तौर पर उनको खुश करके उनसे काम करवाने का एक तरीका है। इसमें सबसे पहला है सेवा सुरक्षा। जब नौकरी करते हुए कर्मचारियों को ये मालूम है कि मेरी ये नौकरी पक्की है, मुझे कोई भी इस नौकरी से अलग नहीं कर सकता, तो वो कम वेतन पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा सरकारी नौकरियों में अधिकतर देखा जाता है कि सेवा की सुरक्षा यानी नौकरी की सुरक्षा होती है। फिर है उच्च पदों की अभिलाषा। प्रत्येक व्यक्ति जब कार्य करते हुए कुछ दिनों बाद उसको अपने प्रमोशन होगा कि नहीं, इस बात की चिंता लगी होती है। यदि उसको सामने अपना प्रमोशन दिखाई दे रहा है तो वो ज्यादा अच्छी से कार्य करेगा। फिर है कर्मचारियों की भागीदारी। संगठन की नीति एवं कार्यक्रम कर्मचारियों की भागीदारी से बनाए जाते हैं। जब किसी भी बात को तय किया जाता है या किसी भी निर्णय कुछ लेना हो, तो यदि कर्मचारियों को भी उस निर्णय को लेने में शामिल कर लिया जाए तो कर्मचारी अपना उपक्रम समझकर जब अपनी बात को सामने रखते हैं तो उनको ज्यादा अपनत्व प्राप्त होता है और वो ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाते हैं। फिर है प्रशंसा। कार्यकुशलता और समयबद्धता से कार्य करने पर कर्मचारी की प्रशंसा करने से भी वो अभिप्रेरित होता है और ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाता है। फिर भय से मुक्ति। यदि उपक्रम में भय का वातावरण हो तो कर्मचारी ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। यदि भय मुक्त वातावरण हो तो मानसिक दबाव न होने के कारण वो ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाएगा। फिर है न्यायपूर्ण व्यवहार। प्रबंधकों के द्वारा पक्षपात रहित यदि व्यवहार किया जाए तो कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। उसे विश्वास होता है कि संस्था मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। फिर सातवां है कल्याण योजनाएं। कुछ कल्याण योजनाएं जो कर्मचारी के लिए एक अभिप्रेरणा का कार्य करती हैं, वो है चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन की सुविधा। मनोरंजन यानी कहीं पिकनिक को ले जाकर कर्मचारियों के साथ, या फिर उनको चिकित्सा सुविधा देकर बीमार होने पर उसके परिवार का इलाज यदि उपक्रम के द्वारा कराया जाता है तो ये भी एक अभिप्रेरणा है। फिर प्रशिक्षण। किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में यदि उस कर्मचारी को प्रशिक्षण देकर उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि की जाएगी तो नवीन कार्य वो ज्यादा रुचि से और जागरूकता से करेगा। अब एक है ऋणात्मक अभिप्रेरणा। तो जैसे ये दोनों अभिप्रेरणाएं हैं वैसे ऋणात्मक अभिप्रेरणा भी हो सकती है, यानी मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा के समान ही ऋणात्मक अभिप्रेरणा के द्वारा भी कर्मचारियों को कार्य करवाया जा सकता है। इसमें इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं डंडे का प्रशासन, यानी डंडा मारकर, ढकेल कर, जबरदस्ती करके कर्मचारियों को भय दिखाकर, डराकर कार्य किया जा सकता है। तो ये क्या क्या भय हो सकते हैं? पदावनति यानी डिमोशन, चेतावनी देकर, भर्त्सना करके, उपेक्षा करके, नौकरी से हटाकर, ये सारी ऋणात्मक अभिप्रेरणाएं हैं। लेकिन अब का समय, ये पहले चला करती थी, अब का समय ऐसा है कि ऋणात्मक अभिप्रेरणा नहीं की जा सकती, क्योंकि आजकल कर्मचारियों की भी यूनियंस बनी हुई हैं और उन यूनियन के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इसलिए अब इस प्रकार का प्रचलन धीरे धीरे बहुत कम हो चुका है। अब हम देखते हैं अगला निर्देशन का तत्व है नेतृत्व या लीडरशिप। तो ये नेतृत्व क्या है? नेतृत्व यानी प्रत्येक उपक्रम की सफलता के लिए नेतृत्व एक प्रमुख योगदान होता है। यदि सफल उपक्रमों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनके पीछे
कुशल नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब मैं यहाँ कुछ ऐसे कंपनियों के नाम लूंगी और उनको सफल करने वाले, नेतृत्व करने वाले लोगों के नाम लूंगी जिन्होंने उन कंपनियों को आज कहां से कहां पहुंचा दिया है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स ने, रिलायंस को धीरूभाई अंबानी ने, इंफोसिस को नारायण मूर्ति ने, टाटा समूह को JRD टाटा ने, विप्रो को अजीम प्रेम जी ने और मित्तल स्टील को लक्ष्मी मित्तल ने। ये हमारे देश के इतने सफल उद्योग हैं कि इन उद्योगों को जिनके साथ इनका नाम लिया गया है लोगों का, उन लोगों ने इनको बहुत विदेशों तक प्रसिद्धि दिलवाई है और आज वो बहुत ऊंचे शिखर पर कार्य कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेतृत्व क्या है। नेतृत्व का आशय है किसी भी विशेष व्यक्ति विशेष का एक गुण या योग्यता है जिसके द्वारा वो अपने अधीनस्थों को इस प्रकार से प्रेरित करता है कि वे अपनी पूर्ण क्षमता और योग्यता से उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगा देते हैं। नेता अपने व्यक्तित्व, अनुभव, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, आत्मविश्वास के कारण सभी को स्वीकार्य होता है। नेता की पहल से ही उसके अनुयायी भी कार्य करते हैं। जो नेता के निर्देशन पर चलने वाले व्यक्तियों को अनुयायी या अनुसरणकर्ता कहते हैं। इसलिए नेता जैसे होता है वैसे उसको अनुसरण करने वाले भी होते हैं। अब नेतृत्व के संबंध में आर्डवे टीड ने कहा है कि नेता जन्मते भी हैं और नेता बनाए भी जाते हैं। कुछ लोगों में नेता बनने के गुण होते हैं, जन्म से ही होते हैं, और वो जैसे बच्चा खेल रहा है तो भी कुछ लोग उस बच्चे की ही बात मानते हैं क्योंकि उसमें नेतृत्व का गुण है और वो नेता बन जाता है। जहां खेलता है, जहां जाता है, वहीं लोगों का नेता बन जाता है। तो ये उसमें जन्म से है। लेकिन कुछ लोग देखकर, परिवेश में सीख कर नेतृत्व करना सीख जाते हैं। तो कहते हैं कि नेता जन्म से भी बनते हैं और नेता बनाए भी जाते हैं। अब हम नेतृत्व की परिभाषा देखते हैं कि नेतृत्व अन्य व्यक्तियों में किसी सामान्य उद्देश्य को अनुसरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता है। यानी जो दूसरे उनको अनुसरण करने वाले हैं वो किस प्रकार से कार्य करे, ये जब नेता बताता है तो वो सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों की उनको सुनने की इच्छा को या उस प्रकार से कार्य करने की इच्छा को जागृत करने वाला व्यक्ति होता है या वो गुण होता है। अब हम आगे देखते हैं नेतृत्व की विशेषताएं या लक्षण। इस परिभाषाओं के अनुसार नेतृत्व में कुछ तत्व होना आवश्यक है। नेतृत्व के मुख्य तत्व हैं। नेतृत्व प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व ऐसी प्रक्रिया है कि लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो प्रभावित करने वाला तत्व उसमें होना चाहिए। दूसरा है उद्देश्य। नेतृत्व का उद्देश्य अधीनस्थ या अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। जो अधीनस्थ है वो जो भी व्यवहार करेगा नेता, वो अपने नीचे अनुसरणकर्ताओं को प्रभावित करेगा। फिर नेतृत्व में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप होता है। और चौथा तत्व है नेतृत्व को समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही लागू किया जाता है। अब हम देखते हैं नेतृत्व की विशेषताएं या लक्षण। तो पहली विशेषता है अनुयायियों का होना। तो नेतृत्व की प्रमुख विशेषता यह है कि अनुयायियों के बिना नेता हो ही नहीं सकता। नेता वो तब कहलाता है जब उसके नीचे कोई ना कोई उसका सुनने वाला हो, तभी वो नेता कहलाएगा। तो नेतृत्व में अनुयायियों का होना आवश्यक है। फिर नेतृत्व सतत क्रियाशीलता का गुण इसमें पाया जाता है। लक्षण, नेतृत्व सतत किया जाता है। यदि नेतृत्व करना छोड़ दिया जाए तो जिस प्रक्रम के लिए कार्य किया जा रहा है वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। फिर है आदर्श आचरण। एक नेता को अपना आचरण आदर्श रखना चाहिए क्योंकि उसके नीचे जो भी व्यक्ति हैं उनका अनुसरण कर रहे हैं वो भी एक अच्छा कार्य कर पाए। फिर उद्देश्यों की समानता। नेता की और अनुसरणकर्ताओं दोनों का उद्देश्य एक होगा, तभी प्रक्रम को वो लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे।
फिर प्रभावीकरण की प्रक्रिया, नेता ऐसा हो कि उसके सारे कार्य दूसरों को प्रभावित करें और दूसरे भी उसी प्रकार से कार्य करें। फिर परिस्थितियों का ध्यान, नेता को परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है और उस प्रकार से अपना व्यवहार रखना चाहिए। यथार्थता, नेता यथार्थता में विश्वास रखने वाला हो, उसका आचरण यथार्थ हो। और पारस्परिक संबंध, नेता और अनुयायियों में आपस में पारस्परिक संबंध अच्छे होने चाहिए, तभी प्रक्रम सफल हो पाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।